गुड इवनिंग स्टूडेंट, शुभ संध्या सभी को। तो हमारा जो 12th क्लास में लेक्चर चल रहा है दैट इज सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशन में हमने जो लास्ट डिस्कस किया था वो क्या किया था कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, सॉल्यूशन होता क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की कैसे निकालते हैं हम लोग। फिर हमने बात की थी कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, ठीक है ना, डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये इक्विलिब्रियम का साइन क्यों दिया था मैंने, ठीक है ना, जब रेट दोनों का बराबर हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। जिसने नहीं देखा है वो जाकर हमारा पिछला लेक्चर देख सकता है। अब बात करते हैं हम लोग आज फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, मैंने ये चीज लिखी है, इसमें मैंने कहा था अगर इक्विलिब्रियम है तो ये ली चैटलियस प्रिंसिपल को भी फॉलो करेगा। तो ली चैटलियस प्रिंसिपल मैंने क्या बोला था, कोई भी इक्विलिब्रियम आसानी से चेंज नहीं होना चाहता है। मतलब अगर मैं डेफिनेशन दूं इसकी सीधे शब्दों में तो मैंने कह दिया कोई भी इक्विलिब्रियम आसानी से चेंज नहीं होना चाहता है। लेकिन अगर डेफिनेशन बोलूंगा, इफ एनी इक्विलिब्रियम इज सपोज टू बी चेंज्ड बाय द मींस ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी क्या हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस हो सकता है, कैटलिस्ट का एडिशन हो सकता है, ये सारी चीजें हैं हमारे पास। तो क्या होता है हमारे पास, अगर ये सारी चीजें हम लगाते हैं then the equilibrium is shifted। मतलब when any equilibrium is supposed to be changed by the means of any external agency then the equilibrium is shifted। कहां को shifted? in a direction where the effect of change is minimized। मतलब जो हमने चेंज लगाया उसका इफेक्ट क्या कर सके, वो मिनिमाइज कर सके। तो ये है हमारा ली चैटलियस प्रिंसिपल। तो देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, बात करेंगे हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो इसमें पहला आता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो मेन एक आता है हमारे पास टेम्परेचर और दूसरा आता है क्या चीज, प्रेशर। तो पहला फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर और दूसरा फैक्टर क्या है, प्रेशर। तो दो फैक्टर हमारे पास हो गए, एक टेम्परेचर हो गया, एक प्रेशर हो गया। तो सबसे पहले टेम्परेचर की बात करेंगे। देखो प्रोसेस दो टाइप की होती है। ठीक है, एक है एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, और एक होती है एक्सोथर्मिक जिसमें हीट क्या होती है, ये तो साइंटिफिक बेस पे, अभी एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा इसे। एक है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक क्या है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक क्या होती है जिसमें हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक के लिए एंथैल्पी चेंज क्या होता है, पॉजिटिव। एंथैल्पी समझते हो ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज। जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम करेंगे हम लोग हीट देंगे तो सिंबल क्या होगा, एंथैल्पी का पॉजिटिव। और कोई सिस्टम हमें हीट देगा तो एंथैल्पी का सिंबल क्या होगा, नेगेटिव। और जब एंडोथर्मिक, देखो यहां पर क्या होगा, एंडोथर्मिक अगर प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक, और दूसरी कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक। अरे यार मार्कस स्लो। अब देखो एक है एंडोथर्मिक, एक है एक्सोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच मतलब इंथैल्पी चेंज का सिंबल जो होता है वो होता है पॉजिटिव, और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच बराबर होता है नेगेटिव। ठीक है, इन चीजों पे इतना खास ध्यान नहीं देना है उतना, पर फिर भी एक बार ये है कि आती हैं चीजें तो बता रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा, किसे फॉलो करेगा, ली चैटलियस प्रिंसिपल को, और ली चैटलियस प्रिंसिपल इन चीजों को एक्सप्लेन करता है 11th क्लास इक्विलिब्रियम। ठीक है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दो प्रोसेस हो गई। इसमें क्या होती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी और इसमें क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, अब कॉमन एग्जांपल एक मैं बोलता हूं। सपोज एक बर्तन है मेरे पास, सपोज करो एक बर्तन है, उसमें मैंने चीनी का, छोटा सा बर्तन है कोई, इसमें चीनी का 1 चम्मच डाला। देखो सॉल्वेंट उतना ही रहने दो, सॉल्वेंट नहीं बढ़ाना है बार बार, सॉल्वेंट बढ़ाएंगे तो फिर तो घुलता रहेगा चीजें। ठीक है ना, चीनी मैंने क्या की, 1 चम्मच डाली, 2 चम्मच डाली, 10 चम्मच डाल दी, एक कंडीशन आएगी अब चीनी घुलना बंद हो जाएगी। उसी चीनी को अब मैंने ले जाके गैस में रख दिया और हीट, आग लगा दी, मतलब वहां आग जला दी। तो क्या होगा, धीरे 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 चीनी क्या होगी, और घुलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम लोग तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी
इंक्रीज होगी सॉलिड इन लिक्विड में। लेकिन कुछ कुछ देखो, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस ही एक्सेप्शंस बड़े बड़े हैं। तो जो ग्लूबर सॉल्ट होता है आपका, ठीक है ना, ग्लूबर सॉल्ट सुना है नाम? चलिए कोई बात नहीं, देखो मैं बताता हूँ। ग्लूबर सॉल्ट है आपका Na2SO4.10H2O है सपोज करो। ये क्या करता है, कुछ टेम्परेचर तक 32 पॉइंट समथिंग टेम्परेचर होता है, इस तक क्या करता है, इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जो इसका 10.10H2O है वो क्या करता है, 32.4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, वो वाटर क्या होता है, रिलीज होता है। और उसके बाद क्या होता है, जब पानी नहीं बचा उसके पास तो क्या होगा, फिर पानी में घुलना शुरू होगा। तो मतलब एक टेम्परेचर तक डिक्रीज हो रही है सॉल्युबिलिटी, उसके बाद दोबारा इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मतलब टेम्परेचर के साथ क्या होती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। किसकी? सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी गैस लिक्विड नहीं हो रहा है, तो इंक्रीजेस। प्रेशर, देखो भाई सॉलिड पे प्रेशर का कोई खास एप्रिशिएबल फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सॉलिड जो होता है हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है। तो मतलब प्रेशर का नो एप्रिशिएबल रोल इन सॉल्युबिलिटी। तो यहां पर क्या हो गया इसका, नो एप्रिशिएबल रोल, नो एप्रिशिएबल रोल, कोई खास बड़ा रोल नहीं है इसका, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो ही हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब जो आता है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। उससे पहले एक और चीज आती, मैंने अभी कुछ एक बात बोली थी, जब चीनी घोल रहे हैं तो एक टाइम आया चीनी घुलना बंद हो गई, तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, दैट सॉल्यूशन in which no more amount of solute can be dissolved at given physical conditions। मतलब टेम्परेचर प्रेशर वगैरह कांस्टेंट रखना है हमें, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो और घुल जाएगा, ठीक। तो क्या करना है, फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखना है। तो ये क्या हो गया हमारा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में। और एक आ गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड क्या होगा, दैट सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। और ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट क्या कर सकते हैं हम लोग, डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रहेगा। चलिए बढ़िया। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो लिक्विड इन लिक्विड में कुछ खास ऐसा पढ़ने को नहीं है। लिक्विड इन लिक्विड में क्या होता है, या तो इमिसिबल होगा या फिर डिसॉल्व होगा। जैसे देखा होगा तेल तेल में घुल जाता है, लेकिन तेल जो है अगर उसे मैं पानी में डालने बैठूं नहीं घुलेगा। वही कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, पोलर डिसॉल्व्स पोलर, जो पिछले में बताया था आपको, ठीक है ना, पिछले लेक्चर में बताया था। पोलर डिसॉल्व्स पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर, ठीक। तीसरा आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी दो फैक्टर हैं। एक है आपका, पहला फैक्टर है आपका कौन सा, टेम्परेचर, और दूसरा फैक्टर है कौन सा, प्रेशर। एक फैक्टर हो गया मेरा टेम्परेचर और दूसरा फैक्टर कौन सा आया, प्रेशर आया। तो पहले टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखो भाई सीधी सी बात है, गैस के पार्टिकल्स हैं। अगर सिंपल डेल्टा एच वाला केस तो समझ आया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। एंथैल्पी वाला केस वो भी लगता है यहाँ, ठीक है ना। एंथैल्पी के बेस पे भी क्या कर सकते हैं, इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ भाई, गैस के पार्टिकल हैं, पहले ही क्या होते हैं, जिगजैग रैंडम मोशन, यानी रैंडम मोशन को क्या बोलते हैं, जिगजैग मोशन को ब्राउनियन मोशन, ठीक है। ये जब हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री उसमें थोड़ा इलेबोरेट करेंगे इस चीज को, ठीक है ना, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिंपल सी बात है कि भाई गैस के पार्टिकल्स हैं, उन्हें मैं हीट कर रहा हूँ, पहले ही वो बेचारे रैंडम हैं, मैंने और हीट कर दिया। अब क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी। क्या करना पड़ेगा, उन्हें होल्ड कर पाना क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। इसका मतलब जब होल्ड नहीं कर पाएंगे तो डिसॉल्व भी नहीं रख पाएंगे उन्हें, तो क्या होंगे, डिसॉल्व के बाद क्या होना जाएगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है, गैसेस के केस में दो चीजें हैं। एक तो क्या होता है नॉर्मली कंडेंसेशन, पता है ना, और एक क्या होता है इवेपोरेशन, ठीक है ना। जैसे ही टेम्परेचर दूंगा वैसे वैसे क्या होने लग जाएगा, पार्टिकल्स भागने लग जाएंगे बाहर, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो टेम्परेचर के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है।
अब बात करते हैं प्रेशर की। ठीक है, प्रेशर अगर मैंने भाग रहे थे कोई चीज, मैंने प्रेशर किया, प्रेशर लगाया सब तरफ से, क्या हो गए, पार्टिकल्स रुक गए, रैंडमनेस उनकी क्या हो रही है, थोड़ी सी कम हो गई है। इसका मतलब इन्हें होल्ड कर पाना आसान हो गया। आसान हो गया तो प्रेशर के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है ना, तो प्रेशर के साथ इंक्रीज होगी। और इसी चीज को एक्सप्लेन किया था किसने, विलियम हेनरी साहब। ठीक है, हेनरी, तो कौन, किसने एक्सप्लेन किया था इन्हें, हेनरी साहब ने। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग किस चीज की, हेनरी लॉ। ठीक है ना, मेन जो आता है अब एक हेनरी लॉ, इसके बाद बात करेंगे राउल्ट्स लॉ। ठीक है, दो मेन टॉपिक आज के थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, राउल्ट्स लॉ में आपका आ जाएगा आइडल नॉन आइडल सॉल्यूशन वगैरह आएगा। उसके बाद आता है हमारा क्या चीज, एजियोट्रॉप्स वगैरह, तो शायद में भी वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एजियोट्रॉप्स एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आज पहले हेनरी लॉ देखिए क्या होता है। हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ ने क्या कहा, हेनरी साहब ने क्या कहा था आपके पास, हेनरी साहब ने सीधे सीधे कहा था कि जब भी हम किसी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। क्या बोला मैंने, solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure applied। और प्रेशर किस पे लगेगा, नॉर्मली किस पे लगाते हैं हम लोग, प्रेशर गैस के ऊपर लगाते हैं। ठीक है ना, प्रेशर किस पे लगाना है, मार्कर मार्कर, चलिए गैस के ऊपर क्या करते हैं हम लोग, प्रेशर लगाते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई आपकी। ठीक, अब देखिए दूसरी चीज जो है हमारे पास, दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने ही, हेनरी साहब का ही है, भाई जितनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी उतना ज्यादा उसका मास भी डिसॉल्व होगा, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। फिर से एक और बात, लेकिन जो मेन कॉमन सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट चलता है हेनरी साहब का, इंपॉर्टेंट जो है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, या फिर प्रेशर अप्लाइड। ठीक है, क्या चलता है हमारे पास, या हम लोग इसे ऐसे भी बोलते हैं, हालांकि जो एक्चुअल में होता है, देखो अंतर वैसे कायदे से दोनों में होता है। ठीक है ना, मैंने बोला प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दोनों में थोड़ा अंतर है। फिर कांस्टेंट किसके साथ लगाएंगे ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, लेकिन हम सिंपल सा कॉमन जो बोल देते हैं वो क्या है हमारा, प्रेशर अप्लाइड टू अ गैस इज डायरेक्टली proportional to mole fraction of gas dissolved in the liquid, mole fraction of gas dissolved in liquid। ये चीज हमारा क्या हो गया, हेनरी साहब का नियम हो गया। अब देखिए इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो इन्होंने क्या कहा था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, कोई सा भी कंपोनेंट हो सकता है, सॉल्यूट हो सकता है, कोई मतलब ए बी सी जो भी देना है नाम, तो P इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। ठीक है, अब इस इतने जो डेरिवेशन हमारे पास आया इसको कहीं अलग कोने में लिख लो थोड़ी देर के लिए, P इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स, थोड़ी देर के लिए लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। के एच हेनरी कांस्टेंट और इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू नहीं है इसकी, अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग है। के एच क्या है आपका, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी
कांस्टेंट एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। अलग अलग गैसेस के लिए क्या है, अलग अलग है। ये तो हो गया हेनरी लॉ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट? अब पूछेगा हेनरी कांस्टेंट की यूनिट क्या है। तो हेनरी कांस्टेंट की यूनिट इज सेम एज द यूनिट ऑफ प्रेशर, बिकॉज पिछले लेक्चर में क्या बताया था, मोल फ्रैक्शन की नो यूनिट्स, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं, तो जो इसकी यूनिट होगी वही यूनिट होगी। तो मतलब KH हैव द सेम यूनिट एज द यूनिट ऑफ प्रेशर। KH हैज सेम यूनिट एज यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। KH की वही यूनिट है जो क्या होगी, प्रेशर की यूनिट होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो हुआ हमारा हेनरी साहब का नियम। इस पे बेस्ड भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है ना, बाद में डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल का एक लेक्चर होगा। चलिए, अब हेनरी लॉ के बाद आती है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। हेनरी लॉ की क्या है अब एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ की एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, देखो कोई एक एग्जांपल देखो, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल सबने देखी होगी, देखी है, उसका ढक्कन जब हम लोग खोलते हैं तो क्या होता है, जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखते हैं हम लोग, उसका ढक्कन खोलते हैं तो क्या होता है हमारे पास, उसमें कुछ ब्रिस्क इफरवेंसेस यानी बुलबुले टाइप के उठते हुए बाहर आते हैं। तो बुलबुले किस चीज के होंगे, गैस के होंगे, क्योंकि वो बाहर बुलबुले निकल गए, अगर हल्के हल्के बुलबुले निकलते रहें तो क्या होते हैं, कहीं मिलेगी नहीं हमें कि हाँ कोल्ड ड्रिंक कहां पर है, बिकॉज दे आर द बबल्स ऑफ गैसेस। तो पहली एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, CO2 is dissolved with high pressure in soft drinks. CO2 is dissolved with हाई मतलब इतना बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होता है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा हाई होगा तो क्या हो जाएगा, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है ना, अभी बात करेंगे उसकी। हाई प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक। दूसरी एप्लीकेशन, स्कूबा डाइवर्स मिक्स हीलियम इन देयर सिलेंडर्स टू प्रिवेंट बेंड्स। मतलब बेंड्स को प्रिवेंट, अभी मैं बता रहा हूं बेंड्स क्या होता है, ठीक है ना। स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं क्या करते हैं, बेंड्स को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, अपने सिलेंडर में क्या मिलाते हैं, हीलियम मिलाते हैं। तो स्कूबा डाइवर्स मिक्स HE in their cylinder to prevent bends, ठीक है। थर्ड, पहले मैं केवल एप्लीकेशन लिखा रहा हूं, ठीक है। अब देखो कोई भी इंसान है, देखा होगा जब हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, सपोज करो कोई लद्दाख में चला गया, सपोज करो, ठीक है, सियाचिन चला गया, तो क्या होगा वहां पर सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, ठीक है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एनॉक्सिया, ठीक है। एट हाई एल्टीट्यूड्स अ पर्सन कैन फेस द प्रॉब्लम ऑफ एनॉक्सिया, ठीक है। सब टर्म्स क्लियर कर रहा हूं, अभी है क्या, एट हाई altitudes a person may face the problem of anoxia। चौथा, फोर्थ, बहुत सारी होती है एप्लीकेशन, ठीक है ना, दो तीन से ऊपर वैसे पूछता नहीं है, चलो एक आधी और देख लो, ठीक है ना। एक आधी अगर हम लोग सबसे कॉमन लेंगे अपने अंदर की, अगर अपने आसपास के लिए, हाँ हम अपने रेस्पिरेशन में ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे रेस्पिरेशन में ले लें हम अपने, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सपोज करो
जो ऑक्सीजन है हमारे बाहर उसका पार्शियल प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब ये क्या करता है, जब पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है, कंबाइन हो जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कुछ टिश्यूज हैं, उन टिश्यूज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जो बाहर से ऑक्सीजन आई है वो क्या करती है, टिश्यूज में जो ऑक्सीजन कम पार्शियल प्रेशर वाली है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो कुछ भी बन रहा है उसको क्या करती है, वहां से रिलीज करती है और खुद वहां क्या हो जाती है, उसको रिप्लेस करके अटैच हो जाती है। तो इसका मतलब हेनरी लॉ का एप्लीकेशन कहाँ है, और रेस्पिरेशन में भी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इन रेस्पिरेशन, तो देखो भाई कितनी कॉमन सी चीजें, हम हमारे सांस लेने से लेकर हमारे खाने पीने से लेकर हमारे चक्कर आने से लेकर हर चीज में क्या है, हेनरी लॉ लग रहा है। ठीक है ना, अब देखो कैसे कैसे क्या होता है। ये तो पहला पॉइंट सिंपल है, सबको समझ आ गया होगा। दूसरी चीज है, एक चीज है अब बैंड्स। बैंड्स देखो, बैंड्स समझो क्या होता है। सपोज करो कोई आदमी है समुद्र में, उसने क्या किया, गोता लगा लिया, डुबकी लगा ली, चला गया नीचे, अभी ऊपर है, अभी हम यहाँ पर सांस ले रहे हैं, तो नाइट्रोजन हमारी बॉडी में डिजोल्व नहीं, हमारे ब्लड में डिजोल्व नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब हम लोग गए समुद्र में, नीचे 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 गए तो ऊपर से हमारे ऊपर क्या है, बहुत सारा पानी, लाखों करोड़ों टन में क्या है, पानी है ऊपर से। अब ये पानी क्या करेगा, हमारे ऊपर प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाएगा तो प्रेशर से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो नाइट्रोजन भी क्या हो जाएगी, हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी। अब भाई नाइट्रोजन भी क्या हो गई, ब्लड में डिसॉल्व हो गई। जब नाइट्रोजन ब्लड में डिसॉल्व हो गई तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना, अब हम ऊपर आने लग जाते हैं, वापस आ रहे हैं। ठीक है ना, नीचे गए अब वापस आ रहे हैं। अब प्रेशर धीरे 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 कम होना शुरू हो गया। अभी देखा, जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली थी तो क्या हुआ था, बुलबुले बाहर निकले थे। अब हमारे ऊपर से ही मतलब ढक्कन खुलने लग गया, समझ लो। प्रेशर जो अभी तक पानी का था वो ढक्कन था एक हिसाब से, मान के चलो, अब वो ढक्कन हटने लग गया। तो जब हम ऊपर आएंगे तो क्या होगा, हमारे ऊपर भी प्रेशर कम हो जाएगा। अब जो नाइट्रोजन जो है वो बबल्स बनाने लग जाएगी। अब कई लोग सोच रहे हैं ऑक्सीजन क्यों नहीं बबल बनाती है नहीं? तो ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर कौन से, देखो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हम यहाँ पर हैं तब भी तो बबल नहीं बना रही है, लेकिन नाइट्रोजन डिजोल्व ही नहीं होती है। नीचे से ऊपर आए तो अब वो नाइट्रोजन फिर से नहीं डिजोल्व होना चाहेगी, नॉर्मल प्रेशर पे नहीं डिजोल्व होना चाहेगी, अब वो बबल फॉर्मेशन शुरू कर देती है। वो बबल क्या करते हैं, आर्टरीज और वीन में तो कोई फर्क नहीं डालते हैं। ठीक है, किसको रोक देते हैं, कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं। कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं, that creates a painful condition is known as bands, blocking of capillaries due to bubbles of nitrogen। ठीक है, तो यही है बैंड्स। तो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो हीलियम किस लिए मिलाते हैं, बैंड्स को प्रिवेंट करने के लिए और नाइट्रोजन के टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने के लिए। तो मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। अब देखो, हाई एल्टीट्यूड अ पर्सन में फेस द प्रॉब्लम ऑफ एनॉक्सिया। हाई एल्टीट्यूड पे कोई पर्सन क्या करता है, एनॉक्सिया की प्रॉब्लम को फेस करता है। एनॉक्सिया क्या है, जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो मतलब जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो भी कम होगा। जब वो कम हो जाएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यानी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतने ज्यादा मोल्स डिसॉल्व होंगे, जितने ज्यादा मोल्स डिसॉल्व होंगे उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व होगा। तो इसका मतलब जब हम ऊपर गए तो हमारी क्या हो गई, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी कम हो गई। कम ऑक्सीजन ब्लड में आ रही है तो डीऑक्सीजनेटेड मतलब कम ऑक्सीजन वाला ब्लड क्या पहुंचेगा, ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन तक कम ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा तो हमारी सोचने समझने की ताकत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और किसी किसी को डिजीनेस, डिजीनेस समझते हैं, चक्कर आना, चक्कर आने लग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एनॉक्सिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारे पास हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस हैं। अब किसी चीज की एप्लीकेशन होती है तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। अब है हमारा लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। ये तो एप्लीकेशंस था, अब है लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की लिमिटेशंस क्या है, पहला, प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो। प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए। एप्लीकेबल
एट आइडल कंडीशन, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर। पहला। दूसरा, जो गैस के पार्टिकल्स हैं दोज शुड नॉट डिसोशिएट इनटू सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में डिसोशिएट नहीं होने चाहिए, ठीक है, ना ही टूटने चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो गैस शुड नॉट डिसोशिएट। अब वो डिसोशिएट कैसे भी हो सकती है, आयंस में हो सकती है, ठीक है ना। तीसरा जो अब इसका लिमिटेशन है वो क्या है, गैस शुड नॉट कंबाइन केमिकली, क्योंकि केमिकली कंबाइन होगी तो फिर तो सॉल्यूशन ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, गैस शुड नॉट कंबाइन केमिकली, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया NH3 प्लस H2O बनाएगा आपका NH4OH, क्या हुआ, सॉल्यूशन कहाँ रह गया, ये तो कंपाउंड बन गया। तो ये क्या है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो मेरे हिसाब से हेनरी लॉ तो क्लियर कर चुका हूं मैं, ठीक है ना। हेनरी लॉ के बाद एक चीज आती है हमारे पास, राउल्ट्स लॉ, ठीक है। अब इस चीज पे ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है ना। अब है मेरे पास क्या चीज, टॉपिक है जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ। कई लोग राउल्ट्स लॉ बोलते हैं, जो बोलना है वो बोलो, ठीक है ना। राउल्ट्स लॉ, बस केवल इसमें ये ध्यान रखना है कि है क्या राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना। राउल्ट्स लॉ क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर। अब एक टर्म आई वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड के वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, द पार्शियल, देखो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दो कंपोनेंट्स के लिए होता है राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना, दो टाइप के सॉल्यूशन के लिए होता है। चलिए पहले सिंपल राउल्ट्स लॉ की बात करते हैं। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, ठीक है, एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ any component is directly proportional to mole fraction of that component, to mole fraction of that component, ठीक है। ये चीज हो गई। मतलब ये क्या कह रहा है, P1 मतलब कंपोनेंट 1 का पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज समझ में आई। P1 इज इक्वल्स टू P01 इंटू x1, P1 है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, P01 पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, प्योर के लिए P01 लगाते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो, लाओ हेनरी लॉ का वापस, P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। मैं यहां पर फर्स्ट के लिए लिखूंगा अगर, तो केवल किस चीज का डिफरेंस आ रहा है, कांस्टेंट्स का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस किस चीज का है, केवल कांस्टेंट्स का है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट राउल्ट्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। किस चीज का डिफरेंस है, कांस्टेंट का। तो एक हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ गया, राउल्ट्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो राउल्ट्स लॉ क्या है, हेनरी लॉ का एक स्पेशल
केस होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगले लेक्चर में करेंगे हम लोग, लेकिन एक बेसिक इंट्रो आप लोगों को दे दूं। अगला जो आएगा आप लोगों के पास उसमें क्या आएगा आपका कि आइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, दोज सॉल्यूशन विच ओबेज राउट्स लॉ। राउट्स लॉ को जो ओबे करते हैं वो क्या होते हैं, आइडल सॉल्यूशन। नॉन आइडल जो नहीं करते हैं। आइडल हो गया एक तरफ, नॉन आइडल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ, शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ये तो हो गए हमारे आइडल नॉन आइडल के टाइप। फिर इसी में आता है, नॉन आइडल में आता है एजियोट्रॉप्स, ठीक है। और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आप लोग इसे देखिएगा, आज का जो बताया उसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और इससे पिछला जिसकी समझ में नहीं आया वो जाके पिछले लेक्चर्स देख सकता है, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, थैंक यू।